स्वागत है आप सभी बच्चों का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 के गणित के इम्पोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं और यही प्रश्न जो है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है ना। देखिए, बहुपद जो आपके होते हैं आप तीन होते हैं। एक आपका होता है रैखिक बहुपद, याद रखिएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद में जो होता है अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। उसी तरह से आपका द्विघात होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो द्विघात में आपके कितने होते हैं? अधिकतम शून्यकों की संख्या दो होती है। और त्रिघात अगर बहुपद है तो कितने होंगे प्यारे बच्चों? तीन होंगे। कितने होंगे? तीन होंगे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ना। तो एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तीन होती है। ठीक। अगला है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। मैंने आपको सिखाया 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो लास्ट में जीरो है तो दो से कटेगा, दो से काटेंगे, दो सत्ते 14, जीरो 70 हो जाएगा। फिर दो से इसको काटेंगे तो दो तिहाई छह, एक जाएगा, 35 गुना 70 हो जाएगा। ठीक है। अब ये चूंकि दो से नहीं कटेगा, अभी कटेगा कितने से? पांच से काटेंगे, पांच से काटेंगे, पांच सत्ते 35 और सात से काटेंगे तो सात एकम सात हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि 140 को हम लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं, दो दो बार आया है, एक बार पांच आया है और एक बार प्यारे बच्चों कितना आया? सात आया। यानी हम इसको लिख सकते हैं दो की पावर दो इंटू 5 इंटू 7। ठीक है ना। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दो की पावर दो इंटू 5 इंटू 7। अगला है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच सही संबंध क्या होता है? तो ये सबको पता होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों? शेषफल। प्लस क्या होता है आपका? शेषफल होता है ना। तो क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। कौन से किसमें है? आपके बी में सही है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि समीकरण x प्लस टू वाई प्लस फाइव बराबर जीरो और -3x -6y प्लस वन बराबर जीरो का हल क्या होगा? अद्वितीय, दो, अपरिमित, इनमें से कोई नहीं ना। तो कौन समीकरण है? x प्लस टू वाई प्लस फाइव बराबर जीरो है और एक कौन सा आपका है? -3x -6y प्लस वन बराबर क्या आपका है? जीरो है। तो चलिए इसके हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो a1 का मान कितना यहाँ पे मिलेगा हमको? यहाँ पे a1 का मान प्यारे बच्चों एक मिलेगा। इसके बाद अगर हम b1 का मान निकालेंगे तो दो मिलेगा और c1 का मान कितना निकलेगा? पांच निकलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे अगर हम a2 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस का 3 मिलेगा। b2 निकालेंगे क्या मिलेगा? माइनस का 6 मिलेगा। और अगर c2 निकालेंगे कितना मिलेगा? एक मिलेगा। अब क्या करेंगे, इनको हम देखेंगे। ठीक है ना। देखेंगे कि a1 a2 जो है ये कितना आ रहा है? एक बटे माइनस का 3 आ रहा है। b1 बटे b2 निकालेंगे तो कितना आ रहा है? दो बटे माइनस का 6 आएगा। इसको काट देंगे तो भी आ जाएगा, एक बटे माइनस का 3 आ जाएगा। दो से काटेंगे, दो तीन छह। और C1 बटे C2 अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 5/1 आ जाएगा। अगर इसको हम ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल इसको हम चेक करेंगे, प्यारे बच्चों निकल के आ रहा है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है ना। तो अगर A1/A2 बराबर B1/B2 है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है ना। तो A1 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1, इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है, यानी इस समीकरण का कोई हल नहीं है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। अद्वितीय हल है? नहीं। दो हल है? नहीं। अपरिमित है? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि श्रेणी -5 -1 3 5 का सार्वअंतर क्या होगा? तो देखते हैं, -5 है, -1 है, 3 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो सार्वंतर का मतलब ये होता है कि दूसरे में से पहले वाले को घटाया जाता है, दूसरे में से पहले वाले को घटाया जाता है ना।
यानी अगर लगातार संख्याएं हैं, जैसे मान लेते हैं T1, T2, T3, T4 है, तो सार्वधातुक निकालना है तो किन्हीं दो क्रमागत में से बाद वाले में से पहला वाला क्या कर दो, आप माइनस कर दो। तो जब यहाँ पे आप माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे आप लोग कि -1 में से अगर आप -5 माइनस करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे 7 में से 3 निकालेंगे, 7 में से 3 निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी करेंगे, अगर 3 माइनस में से -1 करेंगे तो 3 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि इसका सार्वधातुक क्या होगा आपका, 4 होगा। अगला है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर क्या है, का विविधकर क्या है, ठीक है ना। तो विविधकर जो होता है, देखिए ये आपका द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इसका आपको विविधकर निकालना है, यानी डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ये डायरेक्ट फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम स्मॉल में लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। द्विघात समीकरण का जो विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की डिस्टेंस बताओ, दूरी बताओ ना। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 2, 3 है और एक हमारे पास क्या है 4, 1 है, इसके बीच हमको क्या बताना है, दूरी बताना है। इसके बीच हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो प्यारे बच्चों दूरी के लिए जो फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम मान रख देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपका है x1 कामा y1, ये आपका है, और ये आपका क्या है x2 कामा y2 है ना। तो x2 का मान कितना है यहाँ पे है 4, तो क्या कर देंगे 4 माइनस x1 का मान रखेंगे तो कितना यहाँ पे है 2 है, तो 4 माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना यहाँ पे है 1 है, और y1 का मान कितना है 3 है, तो 1 माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, इसका पूरे हो जाएगा अंडर रूट। देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा -2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, रूट में 8 हो जाएगा ना। 8 कितना होता है, देखो 8 का जब आप गुणनफल कर लोगे, अब आज गुणनखंड करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 कर दोगे, इस तरह हो जाएगा, क्योंकि डबल बाहर होता है वर्गमूल में, तो 2√2 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ना। तो कितना सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी 2√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ना समझ में आओ तो एक बार फिर से इसको आप देख सकते हैं। अगला है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर हैं, तो यम का मान बताइए, ठीक है ना। तो देखिए जब मूल बराबर होते हैं, जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं, तो मूल बराबर बाबू जब होता है तो वहां पे डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है 0, डी बराबर क्या होता है 0, यानी विविधकर हमारा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों 0 हो जाता है। और अभी मैंने बताया था कि अगर आपका द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो जो इसका विभेदकर निकल के आता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac होता है, ठीक है ना। ए होता है आपका फार्मूला विभेदकर का, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण क्या हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम बराबर 0, ए हमारा क्या है समीकरण है। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो ए का मान है 3 किसका मान है प्यारे बच्चों, 3 जो है ए का मान हो गया, ठीक है। -12 जो है, -12 आप देख रहे हो किसका मान हो गया आपका, बी का मान हो गया, और एम किसका मान है, सी का मान है ना। यहाँ से आप इसका कंपेयर भी कर सकते हो। तो अब डी बराबर हो गया 0, तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है ना। तो इसकी तुलना हमने किया तो इसका मान ए का मान है, ए बी का मान, और एक किसका मान है सी का मान है, तो बी स्क्वायर करना है। इसका मतलब प्यारे बच्चों इसको हम पक्षांतर करेंगे तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac, इसको हम लिख सकते हैं ना। जब b का स्क्वायर करेंगे मतलब b का मान कितना आया है, -12 आया, कितना आया प्यारे बच्चों, -12 आया है। तो -12 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 4 इंटू ए का मतलब कितना प्यारे बच्चों 3 है, और c का मतलब कितना है यम है ना।
तो -12 के स्क्वायर करोगे, 12 के स्क्वायर होता है 144, ठीक है ना। और 4 इंटू 3 करोगे तो 4 तिहाई 12 यम हो जाएगा, और यम का मान आपसे पूछ रखा है तो यम बराबर हो जाएगा 144/12, और 144 में आप 12 से भाग करोगे कितना निकल के आएगा, 12 ही निकल के आएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 12, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a हो तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो प्यारे बच्चों, बराबर हो ना, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर हम इसकी ऊंचाई निकाल रहे हैं, एक चीज आप निकाल रहे हो ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का फार्मूला होता है, ऊंचाई का जो प्यारे बच्चों क्या होता है, फार्मूला होता है, याद रखिएगा ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा, √3/2 गुणे भुजा। प्यारे बच्चों ये ऊंचाई क्या होता है, फार्मूला होता है। चलिए इसका मान रखते हैं, तो √3/2 हो जाएगा। भुजा कितनी है, भुजा यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2a दे रखी है। कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 2a दे रखी है। तो यहाँ लिख देंगे 2a लिख देंगे, 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो आ जाएगा क्या आ जाएगा, √3a, यानी इसको हम लिख सकते हैं a√3 भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो सही उत्तर हमारा कौन आ जाएगा, ऑप्शन सी a√3, ठीक है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। चलिए प्यारे बच्चों इसको हम देखते हैं ना। तो देखिए जब वर्ग का अंतराल 1 से 3 है तो इसके बीच में कौन आएगा मध्य में, इसके आ जाएगा 1 और 3 का मध्य हो जाएगा 2, 3 और 5 का कितना हो जाएगा, उसको दूसरे कलर से लिखा जाता है ताकि आपको दिखाई पड़े ना। 1 और 3 का मध्य क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 और 5 का मध्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 और 7 के बीच में क्या आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। 7 और 8 के बीच में 7 और 9 के बीच में 8 आ जाएगा। 9 और 11 के बीच में आपको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। निकालने का तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों, निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो। जैसे यहाँ पे 5 और 7 था तो 5 + 7 बटे 2 कर देंगे, ऊपर अपना आ जाएगा 12/2, तो निकलेगा कितना हमारा 6 आ जाएगा ना। इसी तरह से हमने सबको निकाल लिया है ना। अगर आपसे दे पूछे 10 और 20 का बताओ, तो 10 और 20 को आप जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा कितना निकल के 15 आ जाएगा। इसी तरह हमने इसको निकाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका हमको क्या निकालना, माध्य निकालना है ना। तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, पहले इन दोनों का हम कर देंगे गुणा, यानी इन दोनों करेंगे गुणा। 2 तिहाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 दूनी कितना करेंगे, 8 आ जाएगा। 6 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 दूनी कितना करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। और 10 में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। सबको प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे प्यार से। देखिए 6 और 24 आपका 30 हो जाएगा। 30 30 कितना हो गया आपका 60 हो गया। 60 1 70 और 8 6 14, तो 70 और 14 कितना आपका होगा, 84 आ गया। कितना आ गया, 84 आ गया। 84 आपका जब आ गया तो उसमें से बारंबारता को जोड़कर क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। यानी बारंबारता कितनी आती है, 3 2 4 2 3, यानी 3 + 2 + 4 + 2 + 3, इसको आप जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 3 2 5, 5 4 9, 9 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14। जब 84 में और 14 से भाग कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, 14 छक 84, यानी सही उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। जब भी कभी इस तरह माध्य निकालना हो तो जो वर्ग अंतराल है उन दोनों को जोड़ के आधा करो तो बीच का निकल के आएगा। बीच और बारंबारता का आप गुणा कर दो तो जो निकल के आएगा उसका जोड़ दो पहले, इसके बाद बारंबारता को जोड़कर भाग लगा दो, उत्तर आपके सामने। अगला है साइन 27 अपान cos 63 का मान क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों साइन इसका तो आपको उत्तर पता होगा, साइन 27 बटे cos 63। तो एक को क्या करेंगे हम लोग चेंज कर लेंगे, ऊपर का हम चेंज कर रहे हैं, साइन लिख देते हैं 90 - 63 अंश, 90 अंश - 63 अंश अपान cos 63 अंश, ठीक है ना। तो आपको सूत्र आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा हो जाता है। साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ऊपर हो जाएगा cos 63 अंश और नीचे भी प्यारे बच्चों क्या है, cos 63 अंश। काट देंगे कितना उत्तर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1, ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a बराबर क्या होगा ना। देखिए cos a बराबर कितना है,
√3/2 है ना। तो मैंने आपको बताया होगा काश की आप पूरी सीरीज याद कर लो। जैसे काश का मान कैसे कैसे होता है, यहाँ पे देखिए काश थीटा अगर देखो 0 अंश है तो 0 कितना होता है, 1 होता है। 30 अंश है तो 30 अंश पे कितना होता है आपका, √3/2 होता है। अगर काश 45 अंश है तो 45 अंश पे होता है 1/√2 है। अगर काश 60 अंश है तो इसका मान होता है 1/2 होता है। अगर काश 90 अंश है तो इसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है ना। तो √3/2 किस पे है, आप कहोगे सर √3/2 कितने का होता है, काश 30 अंश का मान होता है ना। काश 30 अंश का मान होता है तो काश से काश कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर 30 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। और हमको मान किसका निकालना है, sin2a का हमको मान निकालना है ना। तो एंगल देखो यहाँ पे 2 गुना, इसका मतलब ये कितना हो गया, sin 60 अंश हो गया। और sin 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, √3/2। साइन के भी आप सूत्र याद रखिएगा, साइन का भी आप याद रखिएगा, एंगल सब 0 अंश पे कितना होता है, 0 होता है। 30 अंश पे कितना होता है, 1/2 होता है। 45 अंश की बात करें तो 45 अंश पे 1/√2 होता है, 1/√2। 60 अंश पे कितना होता है आपका, तो याद रखिएगा √3/2 होता है। और 90 अंश पे कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 1 होता है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, √3/2। अगला है कि 1+tan²a/1+cot²a का मान क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं, 1+tan²a/1+cot²a, इसका आपको क्या बताना, मान बताना। देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तीन ट्रिग्नोमेट्री में 3 सर्वसंख्याएं होती है, 3 सूत्र आप याद रखिएगा। पहला सूत्र क्या होता है आपका, कि sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1, ये पहला सूत्र आपका होता है। दूसरा सूत्र याद रखिएगा आप लोग, कि 1+tan² बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है आपका, sec² होता है ना, sec² होता है। और तीसरा फार्मूला होता है 1+cot² बराबर आपका होता है cosec²। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं कि 1+tan² जो ए है, इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों sec²a, क्या लिख सकते हैं, sec² लिख सकते हैं। और 1+cot² को लिख सकते हैं cosec² लिख सकते हैं ना, cosec² लिख सकते हैं। देखो सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/sin थीटा, ठीक है ना, ये भी आपको पता होगा। तो जब इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1/cos²a पूरे का बटा 1/sin²a। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर बाहर होता है, अंदर अंदर होता है ना। तो आपका हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sin²a अपान नीचे क्या हो जाएगा आपका cos²a। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आपका tan²a, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या आपका होता है, sin थीटा/cos थीटा ना। तो सही उत्तर क्या आपका आ जाएगा, ऑप्शन डी, tan²a। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, tan²a हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि sin2a बराबर 2sin a कब सत्य है, sin2a बराबर 2sin a कब सत्य है ना। तो चलिए देखते हैं, देखिए sin2a है और यहाँ पे क्या है, 2sin a है। जब हम जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो जीरो रखने पे क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा sin0। और sin0 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। यहाँ भी क्या करेंगे, जब साइन का मान 0 रखेंगे, a का मान, तो 0 हो जाएगा। sin0 का मान 0 हो जाएगा, 2 × 0 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहीं पे देखो पहला ही सत्य हो गया, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। वैसे आप बारी बारी सबको रख के चेक कर सकते हो, 30 पे, 45 पे, 60 पे, किसी पे भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश माने 1/4 भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिधि कितनी है, वृत्त की जो परिधि दे रखा है प्यारे बच्चों, परिधि, परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर, यानी परिधि कितना है, 22 है ना। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का होता है 2πr होता है ना। तो 2πr हो गया, तो 22, यहाँ से आप r निकालिएगा, देखो तो r जब निकालोगे आप कितना आ जाएगा, 22/2π, 22/2π। अब 2 से अगर काट दोगे तो कितना ऊपर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11/π निकल के त्रिज्या आ गई, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश माने 1/4 भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो आपको पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों,
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन कह रहा है 1/4 भाग का बताना है ना, तो यानी 1/4 का मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 से गुणा हो जाएगा। अगर आधा कहता तो 1/2 से गुणा होता, तिहाई कहता है 1/3 से गुणा होता, पूरा कहता है तो पाई आर स्क्वायर ही रहता ना। अब यहाँ पे पाई पाई हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब ये जो आर आपने निकाला है त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 11 गुणे 11 बटे पाई गुणे पाई, सही है ना, पाई गुणे पाई और गुणे 1/4। अब प्यारे बच्चों से क्या कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे एक पाई से एक पाई कट गया, ठीक है ना। तो ऊपर आ गया 11 गिरहियन कितना हो जाएगा, 11 इंटू 11 आप कर दोगे प्यारे बच्चों, तो 11 इंटू 11 करेंगे तो छोड़ो 11 इंटू 11 करते ही नहीं, 11 इंटू 11 कर देते हैं बटे पाई का मान रखेंगे 22/7, 22/7 इंटू 1/4 रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो 7 चला जाएगा ऊपर आपका, तो हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 7 बटे 22 गुणे 4। इसी को हमको सॉल्व करना है, तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, 11 दूनी कितना हमारा हो गया 22 हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 7 करेंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना कर देंगे 8 हो जाएगा। 77/8 जो है हमारा सही उत्तर आ रहा है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, कैप्सूल आकार किसका संयोजन होता है, आपने देखा होगा कैप्सूल देखा होगा, तो कैप्सूल कुछ इस तरह से आपका क्या होता है, कैप्सूल होता है प्यारे बच्चों ना। ये थोड़ा सही नहीं बना है, कैप्सूल फिर से देखते हैं। कैप्सूल जो आपका होता है, कैप्सूल जो आप लोग खाते हो बीमार पड़ते हो, तो इस तरह आपका कैप्सूल होता है ना, इस तरह कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल किसका संयोजन होता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैप्सूल क्या होता है, यहाँ पे ऐसे करके गोला होता है ना, तो एक तो बेलन हो गया, एक के बीच का क्या हो गया बेलन हो गया, और ये अगल बगल के क्या हो गए दो अर्ध गोले हो गए ना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बेलन प्लस दो अर्ध गोले होते हैं ना। अगला है कि किसी आंकड़ा समूह का माध्य जो है, माध्य 32 है और बहुलक 35 है, तो माध्यक क्या होगा, माध्यक क्या होगा। तो देखते हैं फार्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि बहुलक बराबर प्यारे बच्चों, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य फार्मूला होता है। हमको बताना क्या है, माध्यक बताना है। तो अगर माध्यक हमको ये चीज निकालनी है तो इसको जो है पक्षांतर कर देते हैं, फार्मूला पे याद रखिएगा। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, माध्यक निकालना है तो लिख देंगे 3 गुणे माध्यक बराबर, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बहुलक, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 गुणे हो जाएगा आपका माध्य, ठीक है ना। मान रख देते हैं बहुलक कितना है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे बहुलक सर कितना है, 35 दे रखा है, यहाँ रख देंगे 35 प्लस 2 गुणे माध्य कितना प्यारे बच्चों, तो आप माध्य कहोगे सर 32 दे रखा है, तो 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा 35, 32 दूना कितना आपका हो जाएगा 64, 35 और 64 को आप जोड़ लोगे तो देखो 35 प्लस आप 64 करोगे, प्यारे बच्चों 5 4 9 6 3 9, तो कितना गया हमारा 99 आ गया, कितना गया 99 आ गया। तो माध्यक जब निकालेंगे माध्यक, तो माध्यम देखो 3 से गुणा है, इसका मतलब इधर जब आएगा 3 से क्या हो जाएगी भाग हो जाएगी, जब 99 में आप 3 से भाग करोगे कितना जाएगा 33 आ जाएगा, कितना जाएगा 33, 33 यहाँ क्या हो जाएगा 99, सही उत्तर आपका हो जाएगा डी 33, ठीक है। चलिए, निम्न सारणी का बहुलक वर्ग, यानी बहुलक वर्ग, तो देखो बहुलक वर्ग निकालना ये बहुत सिंपल होता है, जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी वही क्या होगा बहुलक होगा। देखिए सबसे ज्यादा अगर बारंबारता चेक करेंगे 8 7 18 19 6 की, तो 19 की जो है बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो वर्ग कौन इसका अंतर्गत है 15 से 20, 15 से 20, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 15 से 20, ठीक है ना। तो निम्न सारणी का बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 15 से 20, ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दो पासों पर अंक का योग 10 आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। देखिए जब दो पासों को आप फेंकते हो तो दो पासों के लिए जो आपका कुल कुल संभावनाएं जो होती हैं वो 36 होती हैं, कितनी होती है 36 होती हैं। जब भी आप दो पासों को फेंकोगे, तो दो पासों को जब आप फेंकोगे तो एक पासे में क्या होता है, एक पासा, जो पासा मतलब जो आप जिसपे अंक लिखे रहते हैं ना, जो आप लूडो खेलते हो 1 2 3 4
5 और 6 लिखा रहता ना। तो जब दो पासे रहेंगे, जब दो पासों का आप उछालोगे तो कितना आएगा, टोटल जो संभावनाएं बनेगी वो कितनी बनेगी, 36 बनेगी। टोटल संभावना कितनी बनेगी, 36 बनेगी। और अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता क्या है, तो जो अंकों का योग आएगा प्यारे बच्चों, अंकों का योग अगर आप निकालोगे तो अंकों का योग जो आएगा कितना कितना आ सकता है, पहले पे 4 रहेगा, दूसरे पे 6, पहले पासे पे 5, दूसरे पे 5, और पहले पासे पे 6, दूसरे पासे पे 4। तो कितनी संभावना निकल के आती हैं प्यारे बच्चों, 3 संभावनाएं निकल के आती हैं। कितने में से, 36 में से ना। तो टोटल 36 संभावनाएं थी जिनमें से 3 निकल के आ रही हैं। इसी को सॉल्व करेंगे, 12 3 36, तो 1/12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/12। ठीक है, चलिए अगला है कि एक पासे को एक बार उछाल फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। जब एक बार फेंकोगे तो टोटल कितना आ सकता है, एक बार जब पासे को उछालोगे चाहे एक आएगा, 2 3 4 5 या 6, यानी टोटल संभावनाएं कितनी है प्यारे बच्चों, 6 है। टोटल संभावना कितनी है, 6 है। और सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। यानी टोटल कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 3 सम संख्याएं आने की संभावना कितने में से, 6 में से। तो 6 में से अगर 3 आ रही है तो 3 बटे कितना कर देंगे, 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, 1/2। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पे नए हैं तो लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमको बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।